नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस घटना को घोर पाप बताते हुए कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की और दोषियों को जवाबदेह ठहराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा कराई गई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में बताया कि मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा कोई भी मामला सरकार के लिए बेहद गंभीर है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच नाराजगी देखने को मिली थी। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा होने के कारण यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। सरकार ने जांच एजेंसियों को मामले की गहराई से जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद गिरफ्तारियां और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने की अपील की, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा से जुड़े भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को हुए हंगामे के बाद मंगलवार को भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन जारी रहा। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और अन्य राज्यों से हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दोनों प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी समर्थक दोबारा जुटे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मंगलवार को संसद मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। सोमवार की घटना को देखते हुए पुलिस ने जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठन देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पंजाब से किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। किसान प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस समझौते से कृषि, डेयरी उद्योग और ग्रामीण आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं धारा 163 लागू कर भारी बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा पुलिस ने भी कई जगह किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं थाना भवन नगर पंचायत की तरफ से कैच द रेन यानी भूजल सप्ताह अभियान के तहत वार्ड 16 स्थित सनातन धर्म पब्लिक हाई स्कूल में जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, स्वच्छ सारथी क्लब के सदस्यों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने वर्षा जल संचयन को अपनाने और जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा एवं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुशैदा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वर्षा जल संचयन के महत्व की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाकर वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सकता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा और भविष्य में जल संकट से बचाव संभव होगा। इसके बाद विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर जल ही जीवन है और जहां गिरे वहीं संचित करें जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जल बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मनीष कुमार शर्मा, फैजान उमर पाशा, कमल शर्मा, श्रीकांत विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, साथ ही स्वच्छ सारथी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। अंत में सभी ने बारिश की हर बूंद बचाएंगे, जल समृद्ध भारत बनाएंगे का संकल्प दोहराया। वहीं शामली पुलिस ने वांछित वारंटी और गैर जमानती वारंट NBW अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर कैराना थाना भवन और झिंझाना थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर यह सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार कैराना थाना क्षेत्र से अग्रेज पुत्र जय सिंह और संजीव पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम सहपत को गिरफ्तार किया गया। थाना भवन थाना क्षेत्र से इसरार पुत्र मुमतियाज निवासी भैंसानी इस्लामपुर, कल्लू उर्फ नीरज कुमार पुत्र लक्ष्मी तथा मुकेश पुत्र राम सिंह निवासी किशोरपुर को पकड़ा गया। वहीं झिंझाना थाना पुलिस ने प्रवीण पुत्र शोभाराम, दीपक पुत्र शोभाराम निवासी आनंदपुर और राजकुमार पुत्र रणजीत निवासी अलाउद्दीनपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने कहा कि जनपद में अपराधियों, वंचितों और वारंटियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेंगे। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रखा जा सके।
वहीं बुलंदशहर के खुर्जानगर थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की, जिसके आधार पर गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें, 1 तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में अनिल, सलीम, असलम, पवन और प्रमोद शामिल हैं। इनमें अनिल के खिलाफ विभिन्न थानों में 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य 4 आरोपियों पर भी करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें मांग के अनुसार दूसरे जिलों में बेच देता था, जिससे उनकी पहचान छिपाई जा सके। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। तो गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है। विगत रात्रि में खुर्जानगर पुलिस की टीम जंक्शन रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रोका गया, जिनके नाम अनिल और असलम पूछताछ में उन्होंने बताया। उनके पास जो वाहन थे उनकी जांच की गई तो वो दोनों बाइकें चोरी की मिली। इसके बाद इन लोगों से गहन पूछताछ की गई सर्विलांस के माध्यम से एवं अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से। इनके पास से 7 और बाइकें और 3 और अन्य लोग जो कि कुछ इसमें मैकेनिक थे, जो इनसे चोरी की बाइकें खरीदते थे, ये सब बरामद हुआ। कुल मिलाकर 5 अभियुक्त, जिनके नाम अनिल, प्रमोद, सलीम, असलम और पवन हैं। इसमें से 3 जो है जनपद बुलंदशहर के और 2 जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और कुल 9 बाइकें इनके पास से बरामद हुई हैं। ये सभी बाइकें चोरी की हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से एवं अलग अलग जनपदों से चोरी की गई हैं। इन अभियुक्तों के पास से 1 अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है तथा 1 चाकू भी बरामद हुआ है। इन 5 अभियुक्तों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिनमें से ये अभियुक्त अनिल, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है, इसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। बाकी अन्य के विरुद्ध भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं हापुड़ नगर के बुलंदशहर रोड स्थित वंश गार्डन में रविवार को समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुजर के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद संगठन की बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्यामलाल पाल ने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना की। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पीडीए के लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। देश की सामाजिक न्याय वाली व्यवस्था खत्म हो चुकी है। संविधान के खिलाफ कार्य हो रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। इसलिए पीडीए के लोग जगह जगह पर अपनी मीटिंग करके उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के रास्ते को अच्छा बना करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनम वांग जो आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जो है पुलिस उठा कर ले गई है। किस तरह से देखते हैं आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को? ये जो पीडीए का कार्यक्रम था, इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल जी आए थे और हापुड़ जिले में पूरे हापुड़ की इन्होंने जो है अपना समीक्षा की है। लेकिन स्पेशली जो हापुड़ जिला है, इसकी जो है बूथ अध्यक्षों के साथ में समीक्षा होगी। लेकिन जो पूरा फोकस है वो पूरे जिले पर रहा, चाहे वो धौलाना विधानसभा हो, चाहे गढ़ विधानसभा हो, चाहे हापुड़ विधानसभा हो। तो हम सभी ने कार्यकर्ताओं ने अपना पूरे जोर से उनको बताया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, जो बीजेपी हिंदुत्व लेके चल रही थी, उस पर जो इन्होंने चंदा चोरी की है,
जो बीजेपी जनपद हापुड़ में प्रोग्राम रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या 2027 के चुनाव का आगाज है? देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार जनपद हापुड़ की विधानसभा 59 हापुड़ पर आज एक समीक्षा बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी उपस्थित हुए हैं। इसमें हापुड़ विधानसभा की समीक्षा बैठक है और कार्यकर्ताओं से भेंट का एक शिष्टाचार भेंट भी की है। इसमें तमाम जो हमारी विधानसभा है उसमें जो सेक्टर और जोन पर उन लोगों को बुलाया गया और उसको लेकर समीक्षा की गई है। तो इसका मतलब है सीधा चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग लगे हुए हैं और चुनाव को मजबूती से कैसे लड़ना वो दिशा निर्देश माननीय प्रदेश अध्यक्ष। वहीं सावन 2026 की कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने शहर के ऐतिहासिक शिव चौक पर कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, साथ ही उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। तो डीजीपी ने बताया कि मेरठ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देना है। इसके बाद डीजीपी ने शिव चौक स्थित भगवान आशुतोष के दर्शन कर पूजा अर्चना की और पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक लेकर कानून व्यवस्था, ट्रैफिक और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुलिस को लगातार सुरक्षा संबंधी इनपुट मिल रहे हैं और सभी पहलुओं पर सतर्क रहते हुए कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत शीघ्र कांवड़ मार्च शुरू हो रहा है और जो हमारे कांवड़िए हैं उन्होंने ऑलरेडी जल लेकर के अपना मूवमेंट शुरू किया है, अपनी यात्रा शुरू की है। आज मेरठ में मुख्य सचिव साहब और मेरे द्वारा मेरठ जोन के सभी जिलों के साथ, आगरा जोन के सभी जिलों के साथ, बरेली जोन के सभी जिलों के साथ, उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हरियाणा के, दिल्ली के और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में समन्वय बैठक की गई, जिसमें सभी अलग अलग प्रदेश के जो कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, हरिद्वार तक जाते हैं, वहाँ से जल लेते हैं और जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाते हैं, तो उनके लिए क्या समन्वय की व्यवस्था हो जिससे कि इस धार्मिक यात्रा में कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ जो नागरिक हैं हमारे, उन नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो। इस बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए। पहले भी इस कांवड़ यात्रा के लिए जो आयोजन किए जाते थे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के द्वारा और बाकी सभी विभागों के द्वारा, वो सभी बहुत ही उच्च कोटि के इंतजाम होते थे। आगे भी वैसे ही रहेगा और लगातार समन्वय, लगातार संवाद और लगातार इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एक सुरक्षित माहौल में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये यात्रा सबकी सफल हो, ऐसी मेरी ईश्वर से भी कामना है और यही हम लोग की व्यवस्था भी है। सर, आपके द्वारा डीजीपी साहब राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिहाज से कोई चुनौती तो नहीं है और यात्रा? कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे। सुरेश राणा ने एक एक फरियादी की बात सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को एक ही समस्या के समाधान के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को अनावश्यक असुविधा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान सुरेश राणा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं अक्सर फाइलों तक सीमित रह जाती थी, लेकिन अब पारदर्शी व्यवस्था के कारण उनका 100% लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे और अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन से सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई।
वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भसीन ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 240 करोड़ रुपए मूल्य की 379 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल की 384 दुकानें भी शामिल हैं। ईडी के अनुसार इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 700 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी की जांच में आरोप है कि निवेशकों से कथित तौर पर ठगी कर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल ग्रैंड वेनिस मॉल में दुकानों की खरीद के लिए किया गया। एजेंसी सतिंदर सिंह भसीन और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत जांच कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक निवेशकों को निश्चित रिटर्न और तय समय पर दुकानों का कब्जा देने का भरोसा देकर बड़ी राशि निवेश कराई गई। हालांकि आरोप है कि अधिकांश निवेशकों को न तो दुकानों का कब्जा मिला और न ही उनकी जमा पूंजी वापस की गई। ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस में दर्ज विभिन्न FIR के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की है। एजेंसी मामले में वित्तीय लेन देन और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच आगे भी जारी रखे हुए है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार सरियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक सरियों से पूरी तरह लदा हुआ था और नियंत्रण बिगड़ने के बाद वो ट्रांसफार्मर से टकराकर नाले में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में रखे सरिये चालक के शरीर में घुस गए, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद हाइड्रा और गैस कटर की मदद से ट्रक से चालक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हादसे के समय चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भीमनगर इलाके में 2 सगे भाइयों पर अपने ही माता पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतकों की पहचान गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश के रूप में हुई है। दोनों अपने बेटे दीपक और ललित के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट में गंगा शरण और विमलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों बेटों दीपक और ललित को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। बताया गया कि गंगा शरण अखबार की न्यूज़ एजेंसी चलाते थे, जबकि उनके दोनों बेटे बेरोजगार थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण वो अलग रहते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिता अक्सर बेटों को नौकरी करने के लिए समझाते थे, जिसके चलते घर में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। डॉक्टर सागर है। डॉक्टर सागर जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं गली नंबर 4 भीमनगर, मेरे यहाँ अखबार डालते थे और मेरे मित्र भी थे। तो इस घटना के बारे में आपको पता कैसे लगा? क्या देखिए 6 महीने पहले, अब की तो मुझे नहीं पता, 6 महीने पहले इन्होंने एक बात मेरे से शेयर करी थी। दुकान में बैठ के, डॉक्टर साहब मैं देखूँ सारे घर का बिल खर्चा मैं देता हूँ और औलाद कुछ भी नहीं करती। तो मैंने ये कहा कि भाई गंगा शरण जी आप ऐसा करो, औलाद को सारी धन दौलत बांटो, अपने ऊपर मत लो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा मतलब समाज। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये रहता हूँ। तो ये जो घटना हुई है आपको कितने बजे पता लगा? 10 बजे। 10 बजे। तो किस प्रकार से पता लगा आपको? सर ये तो ऊपर वाले पे कराया था, उन्होंने बताया, उन्होंने ही आवाज़ मारी थी। तो यहाँ पर पुलिस को सूचना कितने बजे दी गई है? कोई 9:45 के आसपास। 9:45 के आसपास। तो घटना करने वाले व्यक्ति कौन थे? दोनों बेटे। दोनों बेटे। क्या नाम है उनका? ललित और दोस्त। क्या ये पूरा प्रकरण था? क्या मामला था ये पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी, कूलर चल रहा था। जब बहुत तेज़ से जब आवाज़ आई तब मैं उठी थी। जब आंटी चिल्ला रही क्या हो गया, गेट खोलो, तो अरे जीने का कोई गेट खोलो, अरे क्या कर रहे हो। जब बहुत ज़्यादा यहाँ जाल से ही चिल्ला रही। आप कहाँ पर रहते हो? यहाँ पे ये कूलर चल रहा था तो मैं सो गई थी। तो आपके भी कमरे का गेट लगाया गया था? नहीं, जीने का बंद था। जीने का गेट लगा दिया गया था। तो जो इन्होंने घटना करी है, इनका नाम क्या है? कितनी है, बड़े वाले का है ना, और छोटे वाले भैया का नाम ललित है। आप कितने समय से किराए पर रह रहे हैं? 1 जनवरी को आई थी। 1 जनवरी से। तो इनका कोई पुराना विवाद भी था? अभी वहीं नोएडा के सेक्टर 30 स्थित बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर संस्थान में जूनियर महिला डॉक्टर PG छात्राओं ने मानसिक प्रताड़ना और महिला सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।
माइक्रोबायोलॉजी विभाग की महिला पीजी डॉक्टरों ने काम के अत्यधिक दबाव, मानसिक परेशानी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए संस्थान प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है। महिला डॉक्टरों ने अपनी शिकायत नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भी भेजी है। शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और NMC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संस्थान से स्पष्टीकरण मांगा है। संस्थान स्तर पर भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि पीजी छात्राओं ने अपने कार्यस्थल के माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। वहीं संस्थान प्रशासन मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। फिलहाल इस मामले में संस्थान की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।